स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे किसान भाई भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। नंबर नोट कर ले और व्हाट्सएप पे अपनी समस्याएं, अपने सवाल को आप भेज सकते हैं। हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। भूपेश शर्मा हैं, बीकानेर से टेक्निकल एनालिस्ट हैं। रवि देवरा हैं, कुबरजी ग्रुप्स के फंड मैनेजर हैं। और साथ ही राकेश खन्ना हैं, मिरे एसेट शेर खान के। और साथ ही आगे हमारे साथ राजीव पोपले भी होंगे और पोपले ज्वेलर्स के डायरेक्टर हैं। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना समय निकाला है। चलिए सबसे पहले लेकिन आज बात हम करेंगे गोल्ड बॉन्ड को लेकर। गोल्ड बॉन्ड को लेकर एक खबर आ रही है कि गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने नई सीरीज़ तो बंद कर दिए हैं, अब कोई भी नए सीरीज जारी नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में अभी भी सेकेंडरी मार्केट में मौजूद हैं उन बॉन्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। कुछ बॉन्ड्स पर तो निवेशक 32% तक प्रीमियम दे रहे हैं। फरवरी 2032 में मैच्योर होने वाला जो SGB है, सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड, वो 15,300 रुपये के करीब पहुंच चुका है। यानी एक बड़ी तेजी वहां पर कह सकते हैं। करीब 1 ग्राम भाव पर आप देखें तो करीब 10-15% के आसपास का प्रीमियम यहां पर SGB को मिल रहा है। सोने के मौजूदा स्पॉट प्राइस से अगर आप देखें तो ये प्रीमियम 25% तक भी दिख रहा है कुछ सीरीज के SGB के भाव पर। और क्योंकि निवेशकों को यहाँ पर 2.5% का सालाना ब्याज भी मिलता है और टैक्स फ्री रिटर्न को देखते हुए खरीदारों का रुझान इस स्कीम में वापस से, हालांकि स्कीम की नई सीरीज तो जारी नहीं हो रही है, लेकिन जो पुराने हैं, जो ओल्ड सीरीज हैं, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिख रही है। SGB की सीमित सप्लाई भी काफ़ी सीमित है क्योंकि अब ये बंद हो चुके हैं। और लेकिन एक सलाह एक्सपर्ट्स की तरफ से यही दी जा रही है कि सोने में अगर अचानक से गिरावट होगी तो आपको इसमें भी नुकसान हो सकता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। इस फ्रेंजी में, इस मार्केट की एग्जिबरेंस में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ना ले और इतने ज़्यादा ऊपर के प्रीमियम भाव पर भी खरीदने की कोशिश ना करें। ये एक्सपर्ट्स की तरफ से सवाल हो रही है। SGB के बारे में बताओ कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होती है वो 8 साल की होती है। इसमें कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं होता है, ना ही कोई आपको फिजिकल गोल्ड की तरह 3% का GST देना पड़ता है। तो ये सारे जो फायदे हैं, उस वजह से लोगों का रुझान सोने की तेजी में SGB की तरफ से बढ़ा है। और यही वजह कि सेकेंडरी मार्केट में जो SGB ट्रेड हो रहे हैं उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है। चलिए एक और खबर आ रही है ज्वेलर्स की डिपॉजिट स्कीम को लेकर। डिपॉजिट स्कीम को लेकर ये है कि यहाँ पर जो बड़े ज्वेलर है, जिनमें सेंको गोल्ड और तनिष्क और रिलायंस ज्वेल्स, इनकी जो डिपॉजिट स्कीम है वो उसमें रुझान काफ़ी कम हो गया है जो खरीदार हैं उनका, और उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। लेकिन हमारे साथ पोपले ज्वेलर्स के डायरेक्टर भी हैं, राजीव पोपले सर। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, ये जो डिपॉजिट स्कीम है, इनके डिपॉजिट स्कीम्स वगैरह में इतना कम रुझान क्या है? जबकि आपसे पिछले हफ्ते बात हुई थी तो आपने कहा था कि आपके जो डिपॉजिट स्कीम है उसमें इसलिए ज़्यादा रुझान है क्योंकि आप वहाँ पर प्राइस को लॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह के विकल्प नहीं है। इस स्कीम के बारे में सर और बताइए कि क्या फ़ायदे हैं और बाकी ज्वेलर्स में ऐसा क्या है कि वहाँ से डिपॉजिट लगातार कम हो रहा है? So good evening, Mohan sir. गुड इवनिंग सर। तो बेसिक स्कीम होती है, बाकी ज्वेलर्स में आप जो देख रहे हैं ये रुपी बेस्ड स्कीम होती है। तो इनकी जो ROI जो कमिट करते हैं एज अ मैटर ऑफ बोनस बोलिए या डिस्काउंट, ये कैलकुलेट होती है इन रुपी टर्म्स। तो जो कंज्यूमर को है इसमें बेनिफिट नहीं होती है बिकॉज द गोल्ड अप्रिसिएशन जो है मोर देन 30 to 35% हो चुका है लास्ट ईयर, और जो इनकी ROI है वो नॉट इवन 15% की रेंज में आती है। तो वो हिसाब से इट बिकम्स नेगेटिव फॉर द कंज्यूमर टू इन्वेस्ट इन सच अ स्कीम, बिकॉज अगर वो रुपीज में आज इन्वेस्ट करेंगे और अगर आप उनको बोनस भी देंगे तो भी उनको लॉस होगा, क्योंकि गोल्ड की प्राइस जो इतनी हाई हो चुकी है तो उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ सेविंग करके। वेरएस हमारे यहाँ जो आप करते हैं, आपको गोल्ड फिक्स करने की अनुमति दी जाती है। सो एवरी डिपॉजिट से इवन आप 5,000 रुपीज जो डिपॉजिट करते हैं मंथली, आप गोल्ड वैल्यू फिक्स कर सकते हैं वही दिन के रेट से। तो इसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि आप 5 महीने बाद या 6 महीने बाद जब आप इसको रिडीम करते हैं, आपको 6 महीने पहले की गोल्ड रेट की रिडेम्पशन में आपको गोल्ड आज मिलता है, विच इज द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर।
सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है कि कस्टमर को जो बेसिक बेनिफिट थी सेविंग करने की वो आपको एक्चुअल रिडेम्पशन में मिल जाती है. दैट इज व्हाई द स्कीम हैज टू हैव अ गोल्ड फिक्स टू गिव बेनिफिट टू द कस्टमर. और चीज़ मैं आसान भाषा में और भी लोगों को समझाना चाह रहा हूँ ताकि वो स्कीम में पार्टिसिपेट करें। सर, जो आप लोग जो स्कीम चला रहे हैं, क्या अगर 1,24,000 का भाव है, अगर मैं यहाँ पे लॉक करना चाहूँ, कल को भाव यस, अगर 1,30,000 हो या 1,20,000, अगर करेक्ट. 1,20,000 होगा तो उन्हें 1,20,000 के भाव पे ही आप देंगे, लेकिन 1,30 हो जाए तो आप आज के भाव पे 1,24 पर ही देंगे। सो बेसिकली जो आज का भाव है, आज अगर आप डिपॉजिट दे रहे हो मुझे, जो इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट है, उतने ग्राम्स का गोल्ड आपका फिक्स हो जाता है आज ही के भाव से. सो आपके लेकिन अगर गिर गए तो 1 क्या ग्राम होगा गोल्ड में सर? अगर भाव कल को अगर गिर जाते, 1,15 आ जाता एज है, ऑफ 1,10 आ जाता है, उस स्थिति में तो क्या आज का ही भाव रहेगा या उस दिन के भाव एग्जैक्टली रहेंगे गिरे हुए आपका भी? आपका गोल्ड फिक्स हो चुका है, हाँ, तो वो हाँ। आपका गोल्ड ही फिक्स रहेगा, ओके, फिर रुपीस में नहीं होगा. ओके। सो दैट इज वेयर जो करंट ट्रेंड चल रहा है वो लास्ट 5 सालों में गोल्ड प्लस ही गया है. तो हुँ, गिरने का सवाल आया नहीं है. इनफैक्ट इस वजह से सेविंग प्लान की इंटरेस्ट कम हो गई है कंज्यूमर्स में. ओके। तो हमने वही चल के हमने अपनी स्कीम्स को मॉड्यूलेट किया है डिपेंडिंग ऑन द करंट ट्रेंड ऑफ द रिक्वायरमेंट. जो कंज्यूमर ट्रेंड है एंड उनकी रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमने अपनी स्कीम को मॉड्यूलेट करके ये गोल्ड फिक्स प्लान में कन्वर्ट कर दिया है, तो टू द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर एंड ऑफ द डे. हुँ, हुँ, हुँ। तो ये एक वजह है और ये जो बड़े ज्वेलर्स हैं सर, इनके जो डिपॉजिट स्कीम में लगातार गिरावट दिख रही है, इसके पीछे की वजह और क्या मान सकते हैं यहाँ पर? मेनली बेसिकली गोल्ड प्राइस हाई है. सो उन वो हिसाब से उनकी जो होल इंटरेस्ट होती है रिन्यू करने की स्कीम की, ये बिल्कुल नहीं हो सकती अभी, बिकॉज उनकी तो गोल्ड रुपीस पे फिक्स हो जाएगी. एंड दैट इज डेट्रीमेंटल बिकॉज आपकी जब तक आप मेच्योर होगी ये स्कीम तब तक तो आपकी वैल्यूएशन ऑफ गोल्ड इटसेल्फ विल बी डिफरेंट. सो माइट एज वेल नॉट हैव दिस स्कीम. तो होल आइडिया ऑफ हैविंग अ बोनस इन द स्कीम इज लॉस्ट हियर. भाव की भी बात कर लेते हैं। भाव तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इस साल, 58%, आज भी नया हाई लगा है और सारे फंडामेंटल्स ऐसे आ रहे हैं कि जो सब गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको सर, गोल्ड के मार्केट ऐसे ही तेज रहने वाले हैं कि या कुछ पॉज आएगा, कुछ गिरावट आएगी? इम्पोर्टेंट है कि हम $4,000 क्रॉस कर चुके हैं. ये हम्म। एज इट इज एक बेंचमार्क थी हमारी इंडस्ट्री की. जो दूसरी इंपॉर्टेंट बेंचमार्क हमें देखनी है कि यूएस डॉलर टू रुपए की. वी आर एट 88.65 टुडे. ये ज्यादातर के 90 क्रॉस होने की ज्यादा अनुमति है फॉर इज मार्केट्स आर कंसर्न. तो ये चलते ही आपकी गोल्ड लोअर एप पे तो आनी है नहीं. वी आर लुकिंग एट मोर देन 1,25,000 अपवर्ड्स एज अ गोल्ड प्राइस. एंड अगर रुपी डिवैल्यू फर्दर हो जाती है जो हो रही है एज ऑफ नाउ, then we are looking at another milestone to be created in gold. So both of these have to be weighed at equal points to see कि gold price internationally and जो Indian rupee pricing है ये important है. अगर $4,100 की gold price हो जाती है internationally and we are crossing 90 rupees a dollar, then we are looking at a new milestone hopefully soon after Diwali itself. सर, अब एक चीज़ चांदी की बात करते हैं क्योंकि चांदी के मार्केट में कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज की स्थिति है और जो डिलीवरी के लिए भी आगे चांदी में दिक्कतें हो सकती है और यही वजह है कि फिजिकल मार्केट में प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ईटीएफ के एनएबी में काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है। क्या लग रहा है सर, क्या हो रहा है चांदी के अंदर? So ये एक short term situation है because we are looking at 1 week of दशहरा, धनतेरस and Diwali coming up. So ये चलते जो demand आई है obviously it is going to have surpassing the delivery aspects. But once this subsides, आपकी जो silver की momentum है ये काफी low हो जाएगी. जो important point है कि silver जो consumer demand है in India is very very small compared to the actual industrial demand. सो जो गोल्ड सिल्वर प्राइस की जो उछाल होती है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल डिमांड पे होती है, नॉट कंज्यूमर डिमांड. ऑफ कोर्स ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन है बिकॉज वी आर हैविंग अ फ्यू डेज टू गो फॉर दिवाली एंड इस चलते जो डिलीवरीज होनी है वो हमेशा टाइट होगी ही बिकॉज ऑफ द सडन डिमांड इन सिल्वर. बट दिस विल नॉट बी अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन फॉर श्योर. ओके। और सर, आप लोग की डिमांड किस तरह की है? क्या लग रहा है, क्या इस ऊंचे भाव की वजह से डिमांड कितना यहाँ पे हिट हुआ होगा सर? ऑफ कोर्स डिमांड श्योरली हिट होगा बिकॉज इट्स अ सडन प्राइस इंक्रीज एंड जो बजट्स होते हैं कंज्यूमर के इतने फास्ट अपडेट नहीं हो सकते हैं.
there will be a certain area of shock and grievance on the situation, but because अभी धनतेरस है and दिवाली, तो पोस्टपोनमेंट ऑफ परचेज इतनी नहीं हो पाती है. कंज्यूमर जिनको खरीदने हैं ये मुहूर्त पे विल बाय, इफ नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे वांट इन ग्रामेज, बट कम ग्रामेज में भी उनकी बजट के हिसाब से दे विल बाय गोल्ड फॉर द मुहूर्त ऑलवेज. शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को तमाम मुद्दों पे अपनी राय दे दी. चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे तीनों मेहमानों को जोड़ते हैं. रवि जी, सबसे पहले चांदी की बात करते हैं. चांदी के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, फिजिकल मार्केट में, हाजिर बाजार में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चल रहा है. अलग अलग बाज़ारों में कहा जा रहा है 15,000 से लेकर 25,000 रुपये प्रति किलो तक के प्रीमियम बढ़ गए हैं. क्या आपको ये लग रहा है कि MCX की जो डिलीवरी का वक्त आएगा नवंबर में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में बेस कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी का वक्त आएगा, उस समय तक अगर इसी तरह की प्रीमियम की स्थिति बनी रही तो क्या होगा सर? क्या डिलीवरी में भी दिक्कत हो सकती है क्या? जब से अगर स्पॉट मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है तो आई थिंक डिलीवरी यहाँ देनी वायबल नहीं होगी. एंड पर्टिकुलर तो मेंस के MCX के जो भी वॉल्ट है उससे मेंस के माल उठ के फिजिकल स्पॉट में माल देना वो चालू कर सकते हैं, तो शायद डिलीवरी की दिक्कत हो सकती है. लंदन में भी यही हुआ था. लंदन में भी आप देखें तो यही हुआ था. सेम सिनारियो यहाँ पे भी कॉमेक्स में भी बन रहा है. कॉमेक्स में भी सिमिलर पैटर्न है कि हमारे जैसे ही स्पॉट मार्केट है वो प्रीमियम में चल रहे हैं. $2-3 के प्रीमियम लगातार कंटिन्यू रहे और एक बार $5 तक के डिफरेंस चला गया था. तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यही इंडिकेशन दे रहा है कि अगर सेम सिचुएशन रही डिलीवरी की तो शायद यहाँ पे मींस के शॉर्ट फंस सकते हैं, या जिसने भी यहाँ पे माल डिपॉजिट किया है अगर MCX में फॉर एग्जांपल उसने 1,52,000 में सेल किया है और अगर उसको बाहर सेल करने को मिल रहा है 1,68,000, 1,65,000 तक, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे माल वहां बायर को नहीं देगा. पोजीशन अनवाइंड करके वो डायरेक्टली वहां जा सकता है. जिसके पास वैसे भी हाजिर में स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आज कोई ज्वेलर है और उसके पास अगर बाइंग पोजीशन है या स्टॉक है जो उसने शायद इन्वेस्टमेंट के लिए या इतना जरूरी नहीं है, वो भी ये स्ट्रेटेजी प्ले कर सकते हैं. डायरेक्टली आप फिजिकल मार्केट में बेच के MCX सिल्वर बाय करो. अगर डिलीवरी नहीं आई तो पेनल्टी का रेट पे आपको मिलेगा, और अगर डिलीवरी आई तो आपको डेफिनेटली बड़ा आर्बिट्रेज मिल जाएगा. तो मुझे लग रहा है कि एक आर्बिट्रेज के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. आप कह रहे हैं कि यहाँ पे फिजिकल में अगर आपके पास चांदी है तो वहां पर बेच दे और यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना ले MCX पर चांदी में. यस, इससे क्या होगा कि मींस के जो अभी डिफरेंस चल रहा है दोनों के बिटवीन 14 से 15,000 का, वो टोटल डिफरेंस मिल जाएगा. एंड मींस के वो एक पॉजिटिव चीज हो सकती है. एंड पर्टिकुलर जिसको भी मींस के उसमें आपको भी मींस लाइक नियर बाय है जो अहमदाबाद एंड दिल्ली के डेस्टिनेशन के नियर बाय है, उसको तो डिलीवरी सेंटर पे काफी नजदीकी होगा. तो अगर डिलीवरी मार्क भी हुई तो भी आपको पॉजिटिव है. वही आपको 15-16 दिन का पैसा भी फ्री हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे मार्जिन पर के पोजीशन को बना रहे हो. फॉर एग्जांपल हायर केस पे हम 20% गिने और वहां पे आपके 100% है वो यहाँ पे फ्री हो जाएगी स्पॉट मार्केट में. तो इससे आपको एक मार्जिन का भी एक एडवांटेज होगा कि 80% पैसा आपका अगले 16-17 दिन फ्री हो जाएगा, और उस एडिशनली आपको लोअर रेट पे यहाँ पे मींस के सिल्वर MCX से मिल जाएगा. तो एक आर्बिट्रेज की अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है. आर्बिट्राज की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस ऐसे में बन रही है. चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दर्शकों के सवालों की. निखिल कुमार हैं, चांदी में कब तक ऐसी स्थिति, जो मौजूदा स्थिति है, इतने उतार चढ़ाव की, इतनी बड़ी तेजी की, ये कब तक बनी रह सकती है, ये निखिल कुमार जानना चाह रहे हैं. बताइए भूपेश जी, कब तक ये स्थिति दिख रही है आपको? जी नमस्कार विश्वमोहन जी. देखिए चांदी में अभी भी ट्रेंड और मोमेंटम बना हुआ है पॉजिटिव, और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, सबसे पहले कि भाव देखकर कृपया बिकवाली ना करें. दूसरी बात मेरी सलाह रहेगी कि अभी बाजारों में जिस हिसाब से सेंटीमेंट चल रहा है उस हिसाब से बाजारों में एक फोमो क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण हाजिर में भी चांदी में तकरीबन 25 से 30 हजार का प्रीमियम है, और यहाँ पर भी तकरीबन चांदी में आज 4% की तेजी देखने को मिल रही है. परंतु टेक्निकली अगर बात करी जाए तो मैं कहूंगा कि कहीं भी चांदी यहाँ से 1,52,800 के आसपास मिलती है, 1,52,100 के आसपास मिलती है, तो यहाँ पर खरीदारी करें, जिसका स्टॉप लॉस 1,51,700 के नीचे का रहेगा इसमें.
एक 52,800, एक 53,400, उसके ऊपर भी अगर मैं कहूँ तो एक 62,500 तक के भी लक्ष्य यहाँ पर बहुत आसानी से संभावित हो सकते हैं, क्योंकि बाजार कहीं भी एक छोटा करेक्ट होता है और उसके बाद एक बड़ी रैली फिर से करता है। जी। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। चंदन है झारखंड से, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ खरीदना कब सही रहेगा? राकेश खन्ना साहब, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ ऐसे बाजार में जब ऑलरेडी प्रीमियम पे ईटीएफ के एनएवीज हैं, क्या खरीदना अभी सही होगा या रुकना चाहिए? पहले तो नमस्ते आपको और नमस्ते सभी दर्शकों को। गोल्ड सिल्वर में मैं कहूंगा कि अभी भी स्काई इज द लिमिट से मैं चालू करूंगा कि ये प्राइस पे भी अभी भी $50 का लास्ट 3 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो 35% रिटर्न दे चुका है गोल्ड इन कमोडिटीज एमसीएक्स पे। और दूसरी चीज ये है कि ये भाव पे भी गोल्ड एक अच्छा स्टैग्नेंट खड़ा है, जैसे नीचे में 151,600 का अच्छा स्टॉप लॉस है और ऊपर में 157 लेवल तक का भी टारगेट देखा जा रहा है। तो थोड़ा डिप मिलता है तो ईटीएफ लेने में प्रॉब्लम नहीं लग रही है। सिल्वर में गोल्ड में भी $4,000 के ऊपर क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन हो चुका है मार्केट में, तो ऊपर में 4162 और $4,200 तक का अभी भी अपसाइड लग रहा है, क्योंकि आगे जाके इंटरेस्ट रेट कटने की भी न्यूज है, तो उसकी वजह से जो सपोर्टिव होगा। तो ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर में अगर गिरावट भी मिलती है तो बाय ही करना चाहिए, पॉजिटिव लग रहा है। ओके, तो हर गिरावट पे खरीदारी ही करनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है। गोपाल है दिल्ली से, ये भी गोल्ड में जाना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? रवि जी, क्या करना चाहिए गोल्ड में? गोल्ड में अभी ट्रेडिंग पोजीशन ये रखनी चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट फैक्टर्स एंड फंडामेंटल्स में काफी परिवर्तन हो रहा है। बट मींस सेफ हेवन की डिमांड जरूर से है यहाँ पे, जब तक ये मींस की जो स्ट्रेटेजी प्रेसिडेंट ट्रम्प की रही है, हिसाब से लग रहा है कि ओवरनाइट रिस्क बढ़ रहा है, तो हिसाब से इंट्राडे ट्रेड करें, बाइंग का ही यहाँ पे मौका ढूंढना चाहिए। 1,23,500 कर बाय करे, 1,23,800 का स्टॉप लॉस होगा और 1,24,500 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। ऑल ओवर बाइंग का ही रुख रखना है, स्टॉप लॉस से इंट्राडे में बाय करें। ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है, लास्ट टाइम भी हमने जब करेक्शन था तब बात की थी कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव होगा, आपको ये बॉन्ड मार्केट इन डॉलर से देखना है, तभी आपको मानना है कि यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है। अदरवाइज लग रहा है कि यहाँ पे वैसे ऑल ओवर पॉजिटिविटी है और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। अगले दर्शक है नीरज गुप्ता हैं दिल्ली से, नेचुरल गैस को खरीदें या बेचें? भूपेश जी, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? जी, नेचुरल गैस का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। 274 के आसपास के दाम है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह रहेगी। कहीं भी बाजार अगर ऊपर में मिलता है 280 के आसपास, तो वहां पर बिकवाली करें। और जो लोग एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए सलाह रहेगी कि करंट भाव पर भी सेल कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 277 के ऊपर का रहेगा। नीचे में 270 और 266 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर भी जबरदस्त रफ्तार के मूड में दिख रहा है, वापस से 1,000 रुपए के बेहद करीब आ चुका है। क्या हो रहा है राकेश खन्ना साहब? कॉपर में कितनी बड़ी तेजी यहां से और लग रही है आपको? कॉपर ओवरऑल देखा जाएगा तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। कॉपर में अभी नीचे में 986 का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है जो होल्ड किया है टेक्निकली, और अगर ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 1000 लेवल का है। अगर उसके ऊपर ये बार ब्रीच करके क्लोज हो जाता है तो 1025 और 1049 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड कॉपर ही बल्कि सब बेस मेटल बुलिश ही लग रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष हैं जयपुर राजस्थान से, नेचुरल गैस खरीदे या बेचे, टारगेट और एसएल दोनों जानना चाह रहे हैं। रवि जी बताइए, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? मेरे हिसाब से नेचुरल गैस वैसे अभी दायरे में रहेगा। मींस कि जो फंडामेंटल थे इस आधारित आपको करेक्शन आता हुआ दिखा था। मुझे लग रहा है कि अगर आज लोअर लेवल पे मिलता है 4 से 272, बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 267 एंड एक शॉर्ट कवरिंग 280 तक आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग 280 से 282 के लिए यहाँ पे बाय करना है। बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रहे, बट एटलीस्ट यहाँ से 8 से 10 रुपए की एक तेजी, एक उछाल एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो 282 तक के टारगेट के लिए नेचुरल गैस खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस भी है 267 का। अगले दर्शक है हसमुख है गुजरात अहमदाबाद से, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में क्या करें? राकेश जी बता दीजिए, क्या करना चाहिए क्रूड और एनजी में इनको? क्रूड ऑयल में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड बेरिश है। क्रूड ऑयल ने अभी 5290 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है,
तो यहाँ से 5220 और 5134 का टारगेट देखा जा सकता है। ऊपर में जब तक प्राइस 5360 और 5490 के नीचे सस्टेन करता है, हर राइस पे ये सेल ही है। नेचुरल गैस ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट वीक में बहुत अच्छा गिर चुका है। अभी ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 272 लेवल पर है। अगर ये 272 के नीचे थोड़ा भी सस्टेन होता है तो 263.50 का टारगेट देखा जा सकता है। अगर थोड़ा भी उछाल आता है तो ऊपर में 280 288 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो सेल ऑन राइस में भी जा सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड बेरिश लग रहा है इसमें। आपकी राय क्या है क्रूड में रवि जी? जब से क्रूड में वैसे देखे तो यहाँ पे एक ओवरसोल्ड पोजीशन है, एंड पर्टिकुलर जो प्राइसेस में गिरावट आनी थी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी या सेंसिटिविटी वो आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैसे बेरिशनेस कंटिन्यू है जब तक यहाँ पे ब्रेंट है वो 66 के ऊपर सस्टेन नहीं होता। बट एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ भी मुझे लग रहा है कि जो पोस्ट हमने ट्रम्प के कमेंट के बाद जो करेक्शन दिखा था उसके बाद एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। 290 थोड़ी गिरावट आती है, वहां पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5220 एंड 5400 तक की शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आज देखने को मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। 5400 का टारगेट दे रहा है, लेकिन खरीदारी करनी है आपको 5290 का लेवल दिखे तब। अगले है निहित जैन है ग्वालियर से। सरसों में क्या ट्रेंड रहेगा, क्या लग रहा है रवि जी सरसों को लेकर? ऑल ओवर सरसों में आई थिंक के जो सोइंग के इनिशियली नंबर आएंगे अभी मीन्स वो दिन बहुत दूर है नहीं, करीबन 15-20 दिन में ये ट्रेंड चालू हो जाएगा। बट इमीडिएट टर्म्स में सरसों पे फार्मर का रुझान ज्यादा रह सकता है, एंड पर्टिकुलर यहाँ पे प्राइसेस ने फार्मर्स को निराश नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि इस बार जो रुतबा है जो सोइंग है वो काफी बढ़ सकता है। तो आई थिंक इस हिसाब से अगर आपका ट्रेड लेना है तो अभी रुके, थोड़े उछाल पे सेल करें, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये नंबर आने दे। इनिशियली जैसे नंबर अच्छा है कि यहाँ से 200-250 पॉइंट की एक का गिरावट एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है कि वहां पे हम बाइंग के लिए सोचेंगे। और डिमांड यहाँ पे कंपेरेटिव अच्छी रही है, बट जो ग्लोबली ऑयल सीड एंड ऑयल सीड मिल की जो सिचुएशन है तो उसको देख के मुझे लग रहा है कि तेजी ज्यादा टिकेगी नहीं, और एक इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहना है। तो स्टॉक जिसके पास है एंड अगर आपके पास ऑलरेडी बाय पोजीशन है, मेरे हिसाब से यहाँ पे बिकवाली करके चलना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है। ये आखिरी सवाल है, विजय आनंद है भागलपुर से। नेचुरल गैस में ऑप्शंस की ट्रेड खोज रहे हैं, आपके पास कुछ है क्या भूपेश जी ऑप्शंस में? जी 270 का अभी करंट दाम चल रहा है, लगभग 275 का। मैं कहूंगा कि इन्हें 275 की मतलब एट द मनी पुट खरीदनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस इसमें 6 पॉइंट का रहेगा। लक्ष्य इसमें कहें तो 12 पॉइंट और 18 पॉइंट के रहेंगे। तो ये सलाह आपके लिए है विजय आनंद जी के लिए। शुक्रिया भूपेश जी आपका, राकेश जी और साथी रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शो को फिलहाल यहीं खत्म करेंगे, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।